एम्प्लॉयज़ जिनको मुझे हायर करना था, किसी में तो एक बच्चा मुझे मिल गया जो काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सर्विस के लिए जो बच्चे मुझे रखने थे, जो मैं इंटेंशन लेके चला था, इसके लिए मैं चाहता था कि मूक बधिर समुदाय के बच्चे मेरे साथ काम करें। लेकिन चूंकि मैं रायपुर में नया था, मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, किसी एनजीओ से मेरा कनेक्ट नहीं था, तो कोई ऐसे बच्चे मेरे पास में थे नहीं। आप इसको इत्तेफाक मानिए, संयोग कहिए, जिसमें भी आप यकीन रखते होंगे। तीसरा या चौथा दिन होगा नुक्कड़ को खोले हुए, तब तक मैं ही सर्विस देता था, क्लीनिंग वगैरह मैं ही करता था। जी। 2 बच्चे मेरे गेट पे आते हैं और मुझसे एक पेपर दिखाते हैं, इशारे में बोलते हैं कि हमको पैसे चाहिए क्योंकि डोनेशन एक किसी इवेंट के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने पढ़ा तो वो था इंटरनेशनल डेफ डे होता है जी। उस इंटरनेशनल डेफ डे की तैयारियों के लिए बच्चे कैश कलेक्ट कर रहे थे और खुद बच्चे मूक बधिर थे। तो मुझे लगा यार भक्त को भगवान मिल गया, इन्हीं की तलाश मैं कर रहा था। प्रिय साथियों नमस्कार। आज हमारे टाक नाउ के शो में प्रियंक पटेल जी आए हुए हैं। प्रियंक पटेल वो नाम है जिन्होंने जीवन में एक त्रिकोण बनाया, एक ऐसा त्रिकोण जो विद्यार्थी जीवन का सपना कुछ और होता है, जॉब के लिए कुछ और क्षेत्र मिला और बाद में स्वप्रेरणा से उन्होंने एक नया क्षेत्र चुना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आपने अपनी लाइफ में यू टर्न लिया और दिव्यांगों को लेकर के, किन्नरों को लेकर के, बौनों को लेकर के एक ऐसी चाय की नुक्कड़ की दुकान खोली जो आज पूरे प्रदेश में चर्चित है और जिस दुकान को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। एक छोटी सी चाय की दुकान राष्ट्रपति भवन तक चली गई और चर्चित हो गई। इसके सारे कामों का श्रेय प्रियंक पटेल जी को जाता है और प्रियंक पटेल जी बहुत सक्रिय, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम होकर के लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं उनका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, प्रियंक पटेल जी का। प्रियंक पटेल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं टाक नाउ स्टूडियो की ओर से आपसे जानना चाहूँगा कि आप की शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई और ये जो एक अभिनव प्रयोग आपने अपने जीवन में किया, नुक्कड़ टी कैफ़े, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद, तो ये यात्रा जो त्रिकोणीय यात्रा रही आपकी कि बचपन में आप कुछ और सपने पाल रखे थे, फिर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जी। और फिर अच्छे जॉब से जॉब को अलविदा कह के आपने एक बहुत नया अभिनव प्रयोग किया। तो बताएंगे हमें दर्शकों को, हम जानना चाहेंगे। जी, तो जन्म मेरा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है नरसिंहपुर, नर्मदा नदी के किनारे का स्थान है वो, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और मेरे माता पिता सरकारी नौकरी में थे, पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, तो बड़े भाई साहब की पढ़ाई यहाँ दुर्ग के वेटनरी कॉलेज में चल रही थी। तो 10th तक की पढ़ाई के बाद में जैसा एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन बीतता है वैसे ही जीवन बीता। और उसके बाद 10th के बाद माता पिता का सोचना था कि किसी थोड़े बड़े शहर में जाके अच्छी शिक्षा दीक्षा ली जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रायपुर या दुर्ग एक बार चला जाऊँ। तो मैं वहाँ से यहाँ आया भाई साहब के पास में, यहीं पढ़ाई शुरू हुई। 11th-12th यहाँ पे हुआ छत्तीसगढ़ की मिट्टी में, और यहीं से इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ मेरा। जी। तो 12वीं में अच्छे परसेंटेज आ गए थे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में मेरा दाखिला हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान तक का वो पूरा जो सफ़र था, मतलब आप 11वीं-12वीं कर ले रहे हैं, इंजीनियरिंग तक आ जा रहे हैं, तब तक कुछ भी तयशुदा नहीं था कि इस दिशा में जाना है, ये हासिल करना है, बचपन का ये सपना है। कहीं ना कहीं आर्मी को लेकर थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट रहती थी कि एसएसबी वगैरह देंगे, आर्मी में जाएंगे, लेकिन बहुत तयशुदा सपना नहीं था कि ये करेंगे। जी जी। 11वीं-12वीं के बाद इंजीनियरिंग हो गई। इंजीनियरिंग मुझे मान के चलिए कि 6th सेमेस्टर तक, जब तक कैंपस प्लेसमेंट होने शुरू होते हैं, तब तक भी कुछ खास आइडियोलॉजी ऐसी बनी नहीं थी। जी। लोगों का कैंपस प्लेसमेंट होना शुरू हुआ, लोगों के जॉब लगने शुरू हुए, तो मैं भी अपीयर हुआ और इत्तेफाकन मेरा भी जॉब लगा। जी। जॉब लगा तो पोस्टिंग हुई मेरी दिल्ली। अब दिल्ली का जॉब लग गया था और क्लैरिटी कुछ नहीं थी। मुझे लगा ठीक है, अगर प्रोसेस ऐसी चलती है तो इसी दिशा में चलने देते हैं। जी। तो जॉब करने में चला गया, रायपुर से भिलाई से सीधा चला गया मैं दिल्ली में जॉब वगैरह शुरू किया। तो करीब 1-1.5 साल मैंने दिल्ली में जॉब किया और वहाँ से फिर जॉब स्विच करके पुणे पहुँचा। पुणे में भी कुछ वक्त तक मैंने अरसे तक जॉब किया। तो कलेक्टिवली मान के चलिए कि 3 से 4 साल तक लगातार मैं इंजीनियरिंग के करियर को अपने ग्रोथ दे रहा था, अलग अलग कंपनीज में काम कर रहा था, अपनी स्किल को बेहतर कर रहा था। और एक बड़े शहर का जो तजुर्बा लेना चाहिए किसी भी आम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को, जो एक छोटे शहर से आया है, तो सारे तजुर्बे में ले रहा था। जी जी। और होता भी दरअसल यही कि एक यंग बच्चा जब अचानक से बड़े शहरों में पहुंच जाए, पैकेट मतलब अच्छे पैसे आने लगे जेब में और कोई जिम्मेदारी ना हो, तो थोड़ा सा जो लापरवाही आ जाती है, वो लापरवाही भी अपने अंदर आ चुकी थी। लेकिन ये पूरा मान के चलिए कि 2 से 3 साल या 4 साल बीत जाने के बाद में एक धीरे धीरे अंदर एकाकीपन जैसा इकट्ठा होता जा रहा था कि क्या ये वही दिशा है जहाँ मुझे जाना है, क्या ज़िंदगी का यही मकसद हो सकता है। और अक्सर ये सवाल मैं खुद से ऑफिस से लौटते वक्त पूछता था। हमारी कैब सर्विस होती थी, इसमें हम लोग पुणे में ऑफिस से घर तक आते थे जी। तकरीबन 45-50 मिनट का वक्त होता था घर पहुँचने तक का।
तो 4 साल तकरीबन बीत जाने के बाद में ये सवाल मुझसे अक्सर होता था कि क्या मैं ज़िंदगी इसी तरीके से निकाल सकता हूँ, क्या आईटी का करियर में कंटिन्यू कर सकता हूँ। अमूमन मुझे जवाब ना मिलता। और एक दिन ऐसी सिचुएशन जब मुझे लगा कि शायद इस चीज़ को मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे विकल्प तलाशने होंगे कि मैं क्या करूँगा। एक अच्छा खासा सेटल्ड करियर है, माता पिता की आकांक्षाएं हैं कि भैया एक इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहा है लड़का, एक डिसेंट सी रेपुटेशन बनी हुई है और आपको करियर में कोई आपत्ति ऐसी नहीं है, आपका करियर अच्छे शेप ले रहा है, तो वो कोई बड़ी वजह नहीं है करियर तो छोड़ देने की और नौकरी छोड़ देने की। इत्तेफाक से मैं पुणे की गलियों में टहल रहा था तो एक मुझे होर्डिंग दिखाई दिया, साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें किसी फेलोशिप का इश्तेहार था और लिखा हुआ था कि युवा जैसे आजकल कहते हैं कि आई डोंट केयर, तो कूल लगता है सुनने में आई डोंट केयर, बट ये ज़्यादा कूल लगेगा जब आप कहेंगे कि आई डू केयर जी। तो मेरे को बड़ा फैंसी लगा, मैं क्या बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई, देखते हैं चीज़ क्या है। तो मैंने एप्लीकेशन में भरा उसका, तो प्रोसेस थी करीब 3-4 स्टेजेस की, आप रिटर्न इंटरव्यू देते हैं, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, सारी प्रक्रिया के बाद आप सिलेक्ट होते हैं जी। तो फेलोशिप एक्चुअली एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में थी जिसमें वो हिंदुस्तान से 25 युवाओं का चयन कर रहे थे और इन युवाओं को वो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करने के लिए भेजते ताकि रूरल कम्युनिटी, रूरल इकोनॉमी, देश हमारा इस तरीके से ग्रोथ करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इन सबको समझा जा सके। ये इंजीनियरिंग से एकदम डिफरेंट था। बिल्कुल बिल्कुल जुदा चीज़ थी, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर जिसको बोलना चाहिए, मेरे लिए एकदम नया, मेरा इसको कोई लेके एक्सपोजर नहीं। पिताजी जरूर चूंकि गवर्नमेंट विभाग में थे तो उनके जरिए मैंने कुछ एनजीओ और उनके बारे में सुना था, लेकिन बहुत सकारात्मक छवि नहीं सुनी थी, तो कभी भी एक्साइटमेंट नहीं था कि एनजीओ और इन तरह की चीज़ों में मैं जाऊँगा। लेकिन जब उस प्रोसेस होकर मैं गुजरा तो मैंने कहा कि एक एक्साइटमेंट तो था कि एक बार एक नई विधा है, नई चीज़, इसको समझ के देखते हैं, हो सकता है कुछ नहीं होगा, 1-1.5 साल अगर बर्बाद भी हो गया तो वापस आके आईटी का करियर दोबारा शुरू कर लेंगे। जी जी। इस भरोसे के साथ मैंने अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए जी। और नौकरी छोड़नी चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका फैसला लेने से पहले अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से बातचीत की कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और एक फेलोशिप का सिलेक्शन हो गया, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो लगभग सभी लोगों ने साफ साफ मना किया, बोलता है यार कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो, अच्छा खासा सेटल्ड करियर है और फेलोशिप में सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब भाई समाज सुधारने वाले लोग अलग, हम अपना काम करें तो अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, और भी तरीके हैं ग्रो करने के। लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि अपनी ज़िंदगी में वो भी कुछ अलग करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारियां थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, पर्सनल जिम्मेदारियां थी। और मुझे लगा कि वो मेरी उम्र का एक ऐसा दौर था जब मुझ पर कोई निजी जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे परिवार के लिए कुछ पैसे नहीं भेजने थे, मुझे घर की कोई किस्तें नहीं चुकानी थी, मेरे ऊपर पढ़ाई के लोन का कोई बोझ नहीं था, तो मैं उस वक्त अपनी तरफ से आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र था। जी जी। और मुझे लगता है इस चीज़ ने बहुत मुझे बूस्ट किया कि अगर मैं अभी कुछ कड़ा फैसला लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि अभी मुझ पर कोई निजी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने अपना करियर छोड़ा और मैं फेलोशिप ज्वाइन करके मैं गया। तो मुझे पहली जो पोस्टिंग मिली थी वो मिली मुझे गुजरात के गांव में, छोटा सा आणंद जिले में एक छोटा गांव है मरघा कोई नाम से, जिसको बोलते हैं मुर्गों का कुआं अगर लोकल लैंग्वेज में देखेंगे तो। वहाँ पहुँचा, मेरा काम था कि गांव के लोगों के साथ मिलके एक सूचना केंद्र मुझे बनाना है, जिस सूचना केंद्र के जरिए सरकारी सारी योजनाओं की जानकारी गाँव के लोगों को तो होगी और उसका लाभ वो लोग उठा पाएंगे। अब ये सब सुनने में तकनीकी रूप से लिखा पढ़ी में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक बच्चा जिसको गुजराती बिल्कुल नहीं आती, जो पहली बार कम्युनिटी और गांव के लोगों से मिलने जा रहा है, जिसने आज तक सिर्फ गांव को रोमांटिसाइज किया है कि भाई गांव मतलब गांव में लौटते हुए गाय भैंस दिखेंगे, खेत खलिहान दिखेंगे, छत से उठता हुआ धुआं दिखेगा, और आप जब पहुंचे तो आप देखें कि यार गांव में तो एक्सेप्टेंस को लेकर बड़ा चैलेंज है क्योंकि नॉन गुजराती बच्चे को जो बाहर से आया, जिसके बारे में कोई वहाँ कोई जानकारी नहीं है, लोग रहने को घर देने को तैयार नहीं कि किराए पे कमरा या कुछ मिल जाए। तो शुरुआती कुछ दिन मुझे वहाँ पे एक पीडीएस का गोदाम था, वहाँ बिताने पड़े क्योंकि और कोई आश्रय था नहीं। अब पीडीएस के गोदाम में आप जान रहे हैं कि वहाँ पे यूरिया भी रखा हुआ, कई और चीज़ें रखी हुई, तो धीरे धीरे उसका केमिकल रिएक्शन जैसा कुछ हो जाता है 3-4 दिनों के अंदर। और हमारी आदत कभी बाहर वॉशरूम जाने की वगैरह रही नहीं, लेकिन आपको अब बाहर ही जाना है, जंगलों में जाना है, तो ये चीज़ें शुरू में तो बड़ी झिझक होती रही, लेकिन लगा कि नहीं यार एक बार अगर फैसला किया हो तो ट्राई तो करते हैं। लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गया, बॉडी वीक होने लगी, तो गाँव वालों को शायद थोड़ा तरस आया कि नहीं यार ये शायद मेहनत कर रहा बच्चा, इसको कमरा तो दे देते हैं किराए पे। और वो एक पहला इंडिकेशन कि गांव आपको एक्सेप्ट कर रहा है और वहां से कैसे प्रक्रिया शुरू हो सकती है, उस चीज़ ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं। तो मैं लगातार फिर लोगों से मिलने, उनके सुख दुख में शामिल होने, उनको समझने, क्योंकि वहाँ मैं कुछ भी बांटने या देने नहीं गया था। मैं एक नया बच्चा था, मैं खुद सीखना चाहता था समाज कैसे चलता है, रूरल इकोनॉमी कैसे काम करती है, गाँव की समस्याएँ क्या है और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। तो ये सारी बातचीत करने के लिए मैं खुद उनसे रूबरू होता था। और तकरीबन उस 6 महीने के उस टेन्योर में जितना वक्त मैंने उनके साथ बिताया, उनके कामों के बारे में समझा, और जो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने डेवलप किया था, उसने मुझे एक स्पष्टता ज़रूर दे दी थी कि किसी भी समस्या के समाधान को बाहर से सौंपने की ज़रूरत नहीं है कि आप अचानक से गांव में पहुंचे और आपने अपने इंजीनियरिंग के दिमाग को लगाया, बोला कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे हल हो जाएगी। जी जी। लोगों के पास उनकी समस्याओं का हल है, आपको सिर्फ उनको मोटिवेट करने और उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, आपको बाहर से सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो गांव के वातावरण में रहते रहते आपको लगा कि यहाँ के लोगों से मिलजुल कर ये विचार फिर आने लगा कि कुछ दूसरी दिशा में
ये सर उस वक्त तत्काल मेरे दिमाग में ही था। मेरे दिमाग में उस वक्त तक तो ये था कि मैं, क्योंकि नया ही एक्सपोजर था, मुश्किल 6-8 महीने ही हुए थे, तो मैं उस चीज़ को पहले और अच्छे से समझना चाहता था। जी। उस प्रोजेक्ट के बाद में मेरी जो दूसरी पोस्टिंग हुई थी, वो मेरी पोस्टिंग हुई उड़ीसा में। उड़ीसा के कोरापुट जिला है उड़ीसा में, स्प्रेड करके ऑर्गेनाइजेशन था जिसके सामने पोस्टेड था। उड़ीसा मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि उड़ीसा में जब मैं पहुंचा था और जिन क्षेत्रों में मैं रहा था, तो मैंने वहाँ गरीबी का भीषणतम रूप देखा। मैंने देखा कि कैसे महज छोटी छोटी बीमारियों से लोगों की जान चली जा रही है, कैसे पीने का साफ पानी या पहुंचने की एक छोटी सी पगडंडी भी कितना मुश्किल सपना हो जाती है किसी के लिए, कैसे उच्च शिक्षा तो बहुत ही दूर का ख्वाब है जो कोई देखता भी नहीं है। और इसके अलावा मैंने देखा कि हेल्थ केयर को लेके जो हज़ार्ड वहाँ पे, जो हेल्थ केयर को लेके ऑफर नहीं हो पा रहा किसी को मदद, उसको लेके कितनी तकलीफें वहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें परेशान ज़रूर करती थी। लेकिन जो इससे बड़ी परेशानी मुझे वहाँ देखने मिली वो ये कि कोई भी ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग कोई बच्चा है, कोई बच्चा जो मानसिक रूप से अक्षम है या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उस परिवार के लिए वो बच्चा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाता है कि फाइनेंशियली वो बच्चा अभी कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा, और उन्हें, उनके परिवार को उस बच्चे के भविष्य की भी चिंता रहती है कि क्या होगा। 3-4 ऐसे परिवारों से मिला, उनसे जानने की कोशिश की, और सब लोग उतने ही वरिड, उतने ही कंसर्न कि नहीं हमें तो नहीं पता क्या होगा। एक ऐसा ही मेरा सेम अनुभव हुआ था सर, जब मैं फेलोशिप का पहला दिन मेरा था। मैं महाराष्ट्र में, मैं एक छोटे से गांव में गया हुआ था। इंडक्शन हम उसको बोलते थे, मतलब ये गुजरात के प्रोजेक्ट के भी पहले की बात है, जिसमें 7 दिन का एक रूरल इमर्शन होता है, जिसमें आपको पहली बार गाँव को समझने के लिए हमारा जो संस्थान था वो 7 दिन के लिए आपको गाँव में भेजता, वहाँ रहते हैं। तो महाराष्ट्र के सुदूर अंचल में एक छोटा सा गाँव था, पहाड़ी इलाका था वो, और मैं जब पहुंचा तो बेतहाशा बारिश हो रही थी। 7 दिन तक लगातार बारिश थी वहाँ पे। तो 3-4 दिन के बाद बारिश जब हल्की थमी, तो मैंने कहा यार कमरे में बैठे बैठे कब से कुछ पता नहीं चला, थोड़ा चल के टहल के बाहर देखते। तो हम लोग बाहर निकले, मैं और मेरा साथी एक और था। वहाँ हम जब आगे गए तो एक छोटा सा, मेरा मान लीजिए 10 बाई 10 का या उससे भी छोटा, एक छोटा झोपड़ी नुमा घर था। उसके बाहर एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे इशारे करके बुलाया हाथ के इशारे से। तो मैं अंदर चला गया जानने के लिए क्या बात है। तो मैं अंदर गया तो देखता हूँ कि करीब 6-7 फीट के बेड पे एक यंग सा लड़का लेटा हुआ है, उसका यहाँ से लार बह रही है, और देखने से लग रहा था कि पैरालिटिक है, कुछ दिक्कत है इसे। तो मैंने जानना चाहा कि ये बच्चा, इसके बारे में क्या है। तो वो कहते हैं उनका इकलौता बेटा है, और ये क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट वगैरह अच्छा खेलता था। लेकिन एक दिन किसी स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से उसको पैरालिसिस हो गया। उसके बाद से वो लगातार प्रयास करते रहे कि वो ठीक हो जाए, सब तरीके के प्रयास उन्होंने किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वो बुजुर्ग मेरा हाथ थाम के मुझसे बोलते हैं कि बेटा इसके लिए क्या हो सकता है। और मैं सर इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के, आईटी का करियर छोड़ के आया, एकदम ऐसा लड़का था जिसके अंदर उस वक्त तक तो अहम था कि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बड़े शहर का हूँ, तो मैं हर चीज़ का हल जानता हूँ। लेकिन उस दिन जैसा खालीपन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। मेरे पास कुछ भी नहीं था कहने को, ना बताने को, ना तो मेरे अंदर उनको आश्वासन था देने के लिए, ना किसी किस्म की उम्मीद थी कि कल आपका बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उनके सारे प्रयासों की विफलता के बावजूद वो जिस हालात में थे, तो मुझे लगता था कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता। और वो दिन मुझे लगता था कि मैंने अपने आप के अंदर ठान लिया था कि खुद को कम से कम इतना काबिल ज़रूर बनाना है कि कल के दिन अगर कोई भी हाथ आपकी तरफ उम्मीद से बढ़ता तो आप उसको थाम जरूर सको। बहुत अच्छी बात। और उस उम्मीद से फिर मैं अपना पूरा सफर शुरू किया। आपके गुजरात के चैप्टर की मैंने बात की, फिर जब उड़ीसा में आया तो यही जो मेरे अंदर लर्निंग थी कि यार किसी भी मदद के लिए बढ़े हुए हाथ को हम नकार नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई साधन नहीं आपकी मदद करने का। इसलिए मैं अपने आप को लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा। उड़ीसा के वो सारे अनुभव के बाद मुझे ये चीज़ तो तय हो गई थी कि, और ये जब मैं देखता था कि उड़ीसा के गांव में ये हालात बने हुए, और फिर मैं अगर मैं शहर जाऊं, बॉम्बे जाऊं, दिल्ली जाऊं, भुवनेश्वर जाऊं, तो वहाँ दुनिया नॉर्मल चल रही है, लोग मॉल पब जा रहे हैं, यंगस्टर्स एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया अपनी इस रफ्तार से चल रही है। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग। मैंने कहा यार ये गजब समाज है, मतलब इसी शहर से 150 किलोमीटर दूर हालात इस कदर बदतर मैं देख के आ रहा हूँ, और शहर में लोग एकदम आराम से चल रही हैं जिंदगी, जैसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। और ये चीज़ मुझे बड़ा परेशान करती थी जी। तो एक कोर थॉट मेरे अंदर था कि ये दोनों चीज़ों को एक दूसरे के आमने सामने लाना है, इनको एक दूसरे का आईना दिखाना है। अच्छा। कैसे संभव होगा मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन करना मैंने तय कर लिया था। और तब 2 और चीज़ें तय हुई थी कि एक तो ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे हम दोनों लोगों को आमने सामने लाएंगे, और दूसरी चीज़ कि वो कम्युनिटी जिसको अमूमन मान लिया जाता है कि ये काम के काबिल नहीं है, ये तो यार ये बेचारे लोग हैं, इनकी क्या मदद की जा सकती है, उन्हें मैं मेन स्ट्रीम करूँगा। और ये सर मुझे लगता है कोर बना नुक्कड़ जैसे आइडिया के पनपने का। तो नुक्कड़ टी कैफ़े जो आपने शुरू किया, इस तरह के गाँव के अनुभव के बाद आप रायपुर आए और यहाँ एक पहली दुकान आपने नुक्कड़ टी कैफ़े के नाम से खोली, और इस कैफ़े में आपने आधे से ज़्यादा उन्हीं लोगों को रखा जो दिव्यांग हैं और ट्रांसजेंडर हैं। तो ट्रांसजेंडर दिव्यांगों के बारे में यहाँ पे जानकारी कैसे मिली और किस तरह से आप उनको अपने काम में शामिल किए, ज़रा बताना चाहेंगे? जानकारी तो यहाँ पे नहीं मिली सर, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि यहाँ नरसिंहपुर से हूँ, और अगर मेरी पढ़ाई हुई भी तो दुर्ग में हुई, रायपुर से कभी ताल्लुकात रहे नहीं। जी।
और रायपुर में शुरू करने के पीछे मकसद वही था कि रायपुर उभरता हुआ शहर था, नई राजधानी थी, तरक्की के कई संसाधन थे। और मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग क्योंकि भिलाई से हुई तो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिल सकता है। उस इरादे से मैं रायपुर आया कि शुरू करते नुक्कड़ जैसी चीज़ यहाँ पे। अब चूंकि नया आइडिया कुछ है नहीं कैसे करना, तो हमने जैसा समझा हुआ कि बिजनेस कैसे करते हैं, आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, बैंक्स के पास जाते हैं, लोन के लिए अप्रूवल लेते हैं, तो सब कुछ मैंने किया। उसके पहले मैंने सर्वे किया। सर्वे करने के लिए मैं पार्क में, मॉल में जाता, सवालात पूछता। 25 क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चनर बनाया हुआ था। अच्छा। कि आप किसी भी रेस्टोरेंट, कैफे में जाते हो तो किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, स्वाद को, सफाई को, सर्विस को, टेस्ट को। इसके बाद फिर मैं उनसे पूछता था कि आपके लिए चाय और कॉफी में से प्रायोरिटी क्या, क्योंकि मुझे एक चीज जरूर पता है। कस्टमर से फीडबैक ले रहे थे आप कि उस वक्त मेरे कस्टमर नहीं थे, देखिए आम जनता, एक आम जनता कैसे चाहती है। मैं अपने आप को कह सकते हैं कि फुल प्रूफ कर रहा था कि मैं किसी किस्म की गलतियां ना बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने। जी। तो हालांकि लोग झिड़क भी देते थे कभी कभी, कहीं पार्क में बैठा हुआ आदमी नहीं जवाब देने के लिए उत्सुक है, पर हमारे पास कुछ खोने को था नहीं, सब कुछ छोड़ के आए हुए थे एक नई चीज की शुरुआत करने के लिए। और जब मैंने इनफैक्ट ये पिताजी को आइडिया बताया कि पिताजी फेलोशिप के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कैसी चाय की दुकान डालूंगा, तो पिताजी बड़े अचरज में बोलते यार ये क्या बात हुई, इंजीनियरिंग करने के बाद तुमने ये फैसला लिया कि फेलोशिप करते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक प्रयोग के तौर पे कर लो। अब तुम कहते हो चाय की दुकान डालूंगा, मतलब हमारे पूरे परिवार में किसी ने काम नहीं किया, तो मेरे पास उनको कन्विंस करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने कहा यार मुझे अनुभव तो है नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ क्योंकि एक सोच इसके पीछे है। तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करो, 3 महीने का टाइम देते हैं तुमको, 3 महीने में अगर तुमने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस आके PSC का एग्जाम वगैरह देके जो हम कहेंगे वो आप करना। मैंने कहा 3 महीने की मोहलत काफ़ी। मैं रायपुर आया, रायपुर में मैंने क्वेश्चन लेके लोगों से सर्वे वगैरह किए। एक 32 पेज का सर मैंने बिजनेस प्लान बनाया हुआ था, इसके हर पेज पे मैंने कॉन्फिडेंशियल लिख दिया था। अच्छा। उसमें पूरा कुछ था कि भाई कैसे नुक्कड़ एक अच्छा आइडिया बन सकता है, इसके ग्रोथ के चांसेस क्या क्या हैं, कहाँ तक इसकी रीच पड़ सकती है, किस तरीके के मेन्यू हम लोग रखेंगे, सब कुछ। तो सारा कुछ आप अकेले कर रहे थे कि अपने और एक दो कुछ साथियों को? नहीं, उस वक्त तक मेरे साथ ही कोई नहीं था, उस वक्त मैं अकेले किया हुआ था। मुझे मेरी अब जो मेरी वाइफ है उस वक्त की मेरी गर्लफ्रेंड थी, उनका जरूर सपोर्ट था मुझे, उन्होंने टेक्निकलिटी काफी मदद की मेरी। लेकिन उस वक्त तक चूंकि एकदम ही आइडिया बस था, कुछ भी जमीनी इसके सर पैर नहीं थे, सिर्फ एक फितूर था कि करना है, तो लोगों को भरोसा भी कम था, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और चूंकि जैसी मेरी घर वाले जैसा मुझे समझते कि यार पैम्पर्ड बच्चा है, इसने घर में कभी कुकर का ढक्कन खोल के खाना अपने नहीं निकाला, ये रेस्टोरेंट वगैरह क्या चलाएगा, तो उस टाइप की समझ वाले से तो एक्सपोजर था, लेकिन प्रयास करना था, तो मैंने शुरुआत की। तो समता कॉलोनी में हमको पहले एक छोटी सी जगह मिली, जो मैंने, हालांकि लोन वगैरह तो मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि बैंक्स ने मना कर दिया, आपके पास कोई, क्योंकि आप लोकल नहीं हैं, आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। तो कुछ मेरे पास PF की सेविंग थी 2-2.5 लाख रुपए की, कुछ एक पैसा मैंने दोस्तों से लिया, कुछ एक परिवार से और रिश्तेदारों से पैसे लिए, और करीब 8-9 लाख रुपए के पैसे में मैंने समता कॉलोनी में पहला नुक्कड़ खोला। समता कॉलोनी में नुक्कड़ मान के चलिए आप, करीब 380 या 400 स्क्वायर फीट की छोटी सी जगह है, जिसको हमने बहुत ही प्यार से सुंदर तरीके से सजाया। और इरादे दो बहुत स्पष्ट थे कि चाय को प्रमोट करना है, क्योंकि उस वक्त तक मान के चलिए कि कैफे यहाँ पे थे जो कॉफी सर्व करते थे। मैं उस वक्त जानता हूँ, मेरे ख्याल से बरिस्ता यहाँ पे था, कैफे कॉफी डे यहाँ पे था, चाय को लेके कोई खास यहाँ पे स्पेशल जगह नहीं थी। और मेरे अंदर मेरी एक टीस छुपी हुई थी, क्योंकि मैं एक मॉल में किसी दिन गया हुआ था और मैं चाय के अचानक से तलब लगी, मैंने कहा भैया चाय नहीं मिलती यहाँ कहीं? तो जो गार्ड था वहाँ, उसने कहा कि भाई चाय यहाँ कहाँ मिलेगी, चाय तो गरीबों का ड्रिंक है, बाहर मिलता है रोड पे। तो मैं बड़ा ह्यूमिलेट हुआ, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, हिंदुस्तान इतना बड़ा टी प्रोड्यूसर है, चाय कितनी तादाद हम पैदा करते हैं, इतना कंजम्पशन लोग करते हैं, और चाय को हम इतनी इज्जत नहीं दे रहे, खासतौर पे यहाँ पे। तो मैंने कहा यार चाय के साथ तो हम स्पेशल एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चाय की मैंने कम से कम 25 वैरायटी तैयार की, अपने एक्सपेरिमेंट कर करके क्या बनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि मिर्ची वाली चाय मैं बना रहा था, कुछ मैं आम के पापड़ के फ्लेवर वाली चाय बना रहा, अदरक इलायची वाले फ्लेवर्स तो बन ही रहे थे सारे के सारे। तो प्रयोग करके चाय का एक पूरा मेन्यू बनाया, और समता कॉलोनी में हमने नुक्कड़ की शुरुआत की। एम्प्लॉयज जिनको मुझे हायर करना था, किचन में तो एक बच्चा मुझे मिल गया जो काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सर्विस के लिए जो बच्चे मुझे रखने थे, जो मैं इंटेंशन लेके चला था, इसके लिए मैं चाहता था कि मूक बधिर समुदाय के बच्चे मेरे साथ काम करें। लेकिन चूंकि मैं रायपुर में नया था, मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, किसी NGO से मेरा कनेक्ट नहीं था, तो कोई ऐसे बच्चे मेरे पास में थे नहीं। आप इसको इत्तेफाक मानिए, संयोग कहिए, जिसमें भी आप यकीन रखते होंगे, 3रा या 4था दिन होगा नुक्कड़ को खोले हुए, तब तक मैं ही सर्विस देता था, क्लीनिंग वगैरह मैं ही करता था। 2 बच्चे मेरे गेट पे आते हैं और मुझसे एक पेपर दिखाते हैं, इशारे में बोलते हैं कि हमको पैसे चाहिए, क्योंकि डोनेशन एक किसी इवेंट के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने पढ़ा तो वो था इंटरनेशनल डेफ डे होता है, उस इंटरनेशनल डेफ डे की तैयारियों के लिए बच्चे कैश कलेक्ट कर रहे थे, और खुद बच्चे मूक बधिर थे। तो मुझे लगा यार भक्त को भगवान मिल गया, इन्हीं की तलाश मैं कर रहा था। तो लेकिन बातचीत कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इनसे इनका नंबर मांगा कि किससे बातचीत हो सकती है। उस संस्था को मैंने कॉल किया और उनसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे काम के लिए आपके यहाँ से कोई बच्चे चाहिए जो जॉब करने में इच्छुक हो। तो उनका कहना था भाई ये तो पहला तजुर्बा होगा, हमने कभी भी इस तरीके से बच्चों को सर्विस इंडस्ट्री में एंगेज नहीं किया है, और मैं आपको कमिट नहीं कर सकता कि ये बच्चे कर पाएंगे या नहीं। आप प्रयोग के तौर पर किसी को रख लीजिए, तो मैं एक ऐसे बच्चे को भेजती हूँ जिसका घर आपकी शॉप के पास में है, अगर उसको जमेगा तो करेगा, नहीं फिर वो घर चला जाएगा। तो पहली फायरिंग जो हमारी हुई सर, वो नीलेश सिंह कुशवाहा की हुई। नीलेश सिंह कुशवाहा खुद डेफ युवा थे, और
उनके आने के बाद में नुक्कड़ को जो सामर्थ्य मिला, जो ताकत मिली, क्योंकि उनके ज़रिए हमने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी और उन्हें भी हमने काफ़ी कुछ सिखाया, और कलेक्टिवली उनके बाद एक एक करके हमने डेफ कम्युनिटी के लोगों को जोड़ते चले गए। मैं एक बात और मेरे भीतर बड़ी जिज्ञासा है प्रियंक जी, जी। कि इस तरह से नहीं बोलने वाले व्यक्ति से आप संवाद कैसे स्थापित किए, क्योंकि आपका कोई सेक्टर नहीं था ना, नहीं आपने था। कोई ट्रेनिंग कोई ली जी, थी जी, जी। कि दिव्यांगों से किस तरह से जी, वार्ता जी, स्थापित की जाए, संवाद स्थापित की जाए, वो कैसे आप मैनेज किए? इसका सर मैं इसके 2 तरीके समझता हूँ। एक तो होती है इंडियन साइन लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए डेफ जी, बच्चों से, और एक मैं समझता हूँ अडेप्टिव साइन लैंग्वेज, जी। जो हम और आप जनरली किसी भी गूंगे बहरे बच्चे से कहीं रास्ते में अगर मिल जाएंगे तो जो बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अच्छा। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी इशारों की भाषा में हमेशा से बात करते आए हैं। तो वो प्रयास हमने उनके साथ शुरू किया, कुछ एक किताबों के ज़रिए, कुछ एक यूट्यूब वीडियो के ज़रिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि कैसे बेसिक कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अच्छा। इसके अलावा नुक्कड़ के लिए हमने एक अलग से साइन लैंग्वेज डेवलप की कि प्लेट के लिए इशारा क्या होगा। अब जैसे चाय की कई वैरायटी हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज में सिर्फ ये एक साइन चाय का है, तो ये तो एक टाइप की चाय हो गई। बिल्कुल। अदरक वाली चाय का ये हो जाएगा, और कुल्हड़ चाय का ये हो जाएगा। अलग अलग वैरायटी ऑफ चाय के लिए अलग अलग साइन हमने तो बनाए। कस्टमर जो आते हैं उसको आपके स्टाफ जो हैं ये, वो इशारों से ही समझ जाते हैं कि कैसी उनको कैसी सामग्री इसका देनी है? ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस हमने ऐसी करी कि टेबल्स पे आप जब जाएंगे तो जी। आपको पेन एंड पेपर रखा हुआ मिलेगा। जी। उसके अलावा मेन्यू पे साइन लैंग्वेज मेंशन की गई कि कैसे आप साइन लैंग्वेज के जरिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर अच्छा। आपको असुविधा है, आप लिख के दे दीजिए कि भाई बहुत 2 कप अच्छा। अदरक की चाय, 1 कप ये चाय तो करके वो पढ़ लेते हैं वैसा? हाँ, पढ़ के आप लिख के दे सकते हैं, फिर बच्चा ऑर्डर लेके ला के दे देगा आपको। बहुत बढ़िया। तो ये एफिशिएंट करने के हमने प्रयास किए थे। तो डेफ कम्युनिटी के साथ का हमारा तजुर्बा काफ़ी अच्छा था। 3 साल तक हम लोग लगातार उनके साथ काम करते रहे। जी। हमने समता वाले स्टोर के बाद फिर पंडरी में भी एक स्टोर खोला, तो तकरीबन 8-9 डेफ कम्युनिटी के बच्चे हमारे साथ काम कर रहे थे। अच्छा। 2-2.5 साल बीत जाने के बाद हमें लगा कि जब एक कम्युनिटी एक्सेप्ट कर चुकी है हमें, तो एक एक्सपेरिमेंट और किया जाए। जी। हमने कहा और ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो अपने लेवल पे बहुत सप्रेस है, तो हमें लगा ट्रांसजेंडर समुदाय जो होता है, तृतीयलिंगी समुदाय, जी, जी। वो हिंदुस्तान में हमेशा से हाशिए पे रहा है, हमेशा से हमारी उसके प्रति धारणाएं बड़ी अलग रही हैं, हमने अलग हमेशा रही उन्हें नकारात्मक तरीके से देखा है। तो क्यों ना उनके साथ काम शुरू किया जाए। तो 2017 के आसपास भिलाई से हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया। अपने आप में बहुत अलग प्रयोग, हमारे अंदर भी झिझक थी कि पता नहीं ये प्रयोग किस तरीके से जाएगा, लोग स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। जी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले दिन से जब से हमने उस प्रोसेस को शुरू किया है, लोग खुशी खुशी आते हैं, अपने बर्थडे उन ट्रांस कम्युनिटी के मेंबर के साथ मनाते हैं, उनकी कहानियाँ जानना चाहते हैं, हक करके उनके साथ अपना प्रेम बताते हैं कि कैसे हम स्वीकारते हैं आपको। और ये जब मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, तो मैं समझा कि सोसाइटी में स्वीकारता कितनी सहज है बहुत अच्छी और हमने बात। कितनी धारणाएं तोड़ रखी हैं। जी। और ये क्रमशः सिलसिला चलता रहा। मतलब मान लीजिए तकरीबन 10 साल होने को हैं, इस साल हम 10वां साल पूरा करेंगे नुक्कड़ का। जी। इन 10 सालों में आप मोटा मोटी मान लीजिए 200 से 250 अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ हमने काम किया हुआ है। इसमें ट्रांसजेंडर हैं, डेफ कम्युनिटी के लोग हैं, द्वार्फ समुदाय के लोग हैं जिन्हें बौने समुदाय से कहते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे जिन्हें कहते हैं, जो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, उन्हें भी हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें। ट्रैफिकिंग सर्वाइवर, जसपुर से कुछ बच्चियां जो ट्रैफिकिंग से सर्वाइव की गई थी, उन बच्चियों को भी हमने लाया इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से हर वो व्यक्ति जिसे हम मानते हैं कि संस्था या ऐसा कोई भी सहज व्यक्ति जो स्ट्रीम से बाहर था, जिसको लोगों ने साइडलाइन कर दिया है, उन्हें हमने दोबारा मेन स्ट्रीम करने का प्रयास किया है। ट्रांसजेंडर को रखा आपने, बौनों को रखा आपने, तो आपके 5 से 7 सेंटर यहाँ पे जी वर्तमान में चल रहे हैं। टोटल 5 सेंटर हमारे फंक्शन है जी। हमें ये भी जानकारी मिली है प्रियंक जी कि आपकी इतनी बेहतर सेवाओं के लिए और समाज के ऐसे वंचित लोगों को गले लगाने के लिए राष्ट्रपति जी का पुरस्कार मिला। जी जी, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी। बताना चाहेंगे हम दर्शकों? ज़रूर। ये 2020 की बात है सर। यहाँ समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमें कॉल आया था कि नेशनल स्केल के कंपटीशन के लिए अगर आप लोग चाहें तो अपना आवेदन डाल सकते हैं। तो हमने उनके जरिए आवेदन प्रेषित किया। राज्य सरकार की अनुशंसा पे वो जाता है यहाँ से। जी। और 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार होता है, वो नेशनल लेवल पे उसकी जूरी बैठती है जी। और हिंदुस्तान से आने वाले हर राज्य अपने आवेदन भेजता है। तो उन सारे आवेदनों में नुक्कड़ को एक आइडिया के तौर पे सिलेक्ट किया गया कि ये एक अलग प्रयोग चल रहा है, इसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और 2021 में माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों हमने वो अवार्ड विज्ञान भवन दिल्ली में ग्रहण किया था। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और देखिए, एक छोटी सी दुकान राष्ट्रपति भवन तक जा सकती है, उसका मालिक जाकर खड़ा हो सकता है। ये आपने समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी। अच्छा प्रियंक जी, मैंने ये भी आपके नुक्कड़ टी कैफ़े के बारे में सुना है कि उस सेंटर में जाने पर न केवल चाय और नाश्ता मिलता है, बल्कि वहाँ किताबों से भी व्यक्ति जुड़ता है, मनोदशा भी उसकी सुधरती है। जी। अगर बहुत तरह की काउंसलिंग भी होती है। एक परेशान हाल व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अगर आपके नुक्कड़ में चला जाता है तो उसे बड़ी राहत और सुकून मिलता है। तो ये प्रयोग आपने कैसे शुरू किया और इसकी प्रेरणा कैसे? ये सर हम नुक्कड़ को हमेशा से चाहते थे कि महज एक रेस्टोरेंट या कैफे बन के ना रह जाए। नुक्कड़ एक कम्युनिटी स्पेस बने जहाँ पे हर किस्म के व्यक्ति के लिए कुछ सीखने, समझने और साझा करने के लिए हो। तो नुक्कड़ में आप जैसे आएंगे, हमारे किसी भी स्टोर पे आएंगे तो आपको हमेशा किताबें मिलेंगी बहुत भरी तादाद में। हमारे पास एक बुक स्टोर है, एक छोटा सा हमारे पास रंगभूमि करके परफॉर्मेंस एरिया है जहाँ पे हम किताबों का विमोचन करते हैं, कविताओं का पाठ करते हैं, नाटक करते हुए देखते हैं, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग करते हैं।
इसके अलावा हमने कुछ-कुछ 3-4 इनिशिएटिव लेके रखे हुए हैं सर, जो हमको लगता है कि समाज की ज़रूरत है। जैसे बोल दो करके एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, अच्छा। जिसमें हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने अंदर के किसी गहरे घाव को साझा करता है किसी अपनेपन के साथ में, जी। जहाँ उसे इस बात का भय नहीं कि सामने वाला उसको जज कर रहा है, जी। तो वो अंदर से बहुत राहत महसूस करता है। बहुत अच्छा। इसलिए हमने बोल दो का इनिशिएटिव शुरू किया था। टी एंड टोन्स करके पोएटिक वर्कशॉप हम लोग चलाते रहते हैं। साथ ही बोल दो का प्रोसेस क्या रहता है? बोल दो में सर हमारा एक हॉटलाइन नंबर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके रखा अच्छा। हुआ है, तो वो नंबर मैं साझा करूंगा आपके साथ जी, में। उस जी। नंबर पे कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है जिसको भी लगता है कि उसके अंदर आज उसका दिन बड़ा भारी बीता है, उसको अच्छा। किसी से कुछ बात साझा करनी है, और हम उसको एक वॉलंटियर असाइन करते हैं। हमारे पास वॉलंटियर्स का एक पूल है, अच्छा। जिनके हमने साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ में ट्रेनिंग करवाई, बहुत बेसिक ट्रेनिंग आपको जी। समझने के लिए। जी। और ये लोग आपसे बिना आपको जज किए आपको सिर्फ सुनने के लिए वहाँ पे रहेंगे। अच्छा। कोई भी एक व्यक्ति आपको असाइन कर दिया जाएगा और 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी देर आपको मिलकर बातचीत करनी वो आप करेंगे उनके साथ में। तो ये आपको राहत मिले, आप अच्छा महसूस कर सके और आपको साझा करने के बाद लगे कि आपने कम से कम किसी से बातें बांटी हैं, तो वो एक टूल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। जी। आज का युवा जो तनाव में है, दबाव में है, अवसाद में है, उसके लिए आपने बहुत बड़ी ये शुरुआत की है। जी, जी, जी। और इस तरह से केंद्र में भी आने पर व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलती हैं। बिल्कुल मिलती है सर। एक और हमारा बड़ा प्यारा सा इनिशिएटिव, इसको हम डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। आप और हम सब जान रहे हैं कि सेलफोन कैसा एडिक्शन हो चुका है, लोगों को जी। कितना मजबूर करने लगा है। जी। डाइनिंग टेबल पे बैठे परिवार के लोग भी एक दूसरे से बातें कम और मोबाइल में एंगेजमेंट ज़्यादा देखने लगे हैं। जी, जी। तो नुक्कड़ का डिजिटल डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट है कि आप नुक्कड़ पे आइए, जितनी भी देर आप नुक्कड़ पे उतनी देर के लिए अपने सेलफोन आप डिपॉजिट कर दीजिए काउंटर पे। आपको पूरे मील के हो जाने के बाद में डिपॉजिट कर देने की वजह से 10% का डिस्काउंट मिलता है मील के ऊपर। और ये आप जितनी देर के लिए बैठना चाहेंगे उतनी देर के लिए। तो आदतन जो आपको एक मोबाइल का एडिक्शन है उसको दूर करने का हमारा प्रयास है। लोग अक्सर पूछते हैं भाई ऐसा क्यों करा, मैंने कहा आपकी आदत दूर करने के लिए जो वाह, आपके अंदर एडिक्शन आ बहुत। चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे कई प्रयोग हैं। ब्रेक द टेबू करके एक हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें हम उन सारे विषयों पे बात करते हैं जिन पे समाज सहज नहीं है। मृत्यु पे बातचीत होगी, LGBTQ जो लेस्बियन बाइसेक्सुअल गे इन सब के रिलेशनशिप के ऊपर बातचीत हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन और माहवारी जैसे विषयों पे बातचीत हो जाएगी। तो वो सारे विषय जिन पे समाज में बहुत सहजता से बातचीत नहीं होती रही, उन पे हम चर्चा करवाते रहते हैं। तो प्रियंक जी, ये सब निःशुल्क होती है सेवाएं? सारी ये एक्टिविटीज़ निःशुल्क होती हैं सर। अच्छा, आपने जो ये कारोबार शुरू किया, इसमें जो लागत आई, उसके हिसाब से इन 10 सालों में आप प्रगति संतोषजनक मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि नुक्कड़ अपने आप को एक कमर्शियली सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे इस्टेब्लिश कर चुका है। जी। पिछले 10 सालों में हमारे अगर 5 स्टोर्स हुए हैं, तो हमने एक तो अपने स्टोर की कमाई के जरिए उनको बढ़ाया, दूसरा हमें कई किस्म की फंडिंग वगैरह भी मिली हुई है। जैसे जी। स्टार्टअप फंडिंग हमको मिली हुई है जी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ जी, से। जी। अटल इनोवेशन सेंटर की तरफ से हमको कुछ फंडिंग मिली हुई है। कुछ एक कॉम्पिटिशन जो हमने जीते थे अपने आइडिया की वजह से, उसके जरिए। तो मार्केट का कुछ सहयोग और कुछ अपने अपने जो प्रयासों के जरिए हमने नहीं, कलेक्शन ये किया तो था। इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। जी। रनिंग में रनिंग में भी एक प्रॉफिट कैसा मेकिंग, जी। ग्राहकों से रिस्पांस मिल रहा है और क्या उसकी कमाई कुछ संतोषजनक है? मैं तो बहुत संतोषजनक मानता हूँ, और मैं इनफैक्ट इसके लिए 1000 बार अप्रिशिएट करता हूँ कि नुक्कड़ का महज किसी भी शहर में हो जाना पता नहीं क्या मायने रखता, लेकिन रायपुर में उसका होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि रायपुर ने जैसा हमको स्वीकारा है, जिस सहजता से अपनाया है, जितना प्यार दिया, क्योंकि पूरी वजह थी रायपुर के पास नुक्कड़ को नकारने की। जी। भाई आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको ऑर्डर लेने वाला कोई नहीं है, आपको ऑर्डर लिख के देने हैं, पानी का गिलास मांगो तो वो समझ नहीं पा रहा है, अरे क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है करके। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो एक गिलास पानी मांगने का आपका 30 सेकंड का स्ट्रगल है, वो इन बच्चों की ज़िंदगी भर का स्ट्रगल है। क्योंकि हमारी सोसाइटी हमारे हिसाब से डिज़ाइन है, ये डेफ जी। बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है। बहुत अच्छी बात तो कही। ये लर्निंग दे पाने की मेरी कोशिश अगर इस समाज ने स्वीकारी है, तो कहीं ना कहीं मैं शुक्रगुजार हूँ कि रायपुर ने हमें इतने प्रेम से स्वीकारा है। तो इन 10 सालों में जो आपने रायपुर में प्रयोग किया और सफल रहा और इसके आर्थिक लाभ भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि और भी लोग इच्छुक हो रहे हैं आपसे और आप अन्य शहरों में भी इस तरह के प्रयास करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें मतलब फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट तो हमेशा आती ही रहती है। और इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो नुक्कड़ से प्रेरणा लेके नुक्कड़ जैसे कुछ प्रयोग करना चाह रहे हैं, या अपने स्थापित संस्थानों में ऐसे बच्चों को नौकरी देना चाह रहे हैं, तो जी। उनको भी हम लोग काफ़ी मदद करते हैं। हमारे सर्कल के लोगों को हम उन तक पहुँचाते हैं, उनकी मदद करके उनको कनेक्ट करते हैं, और आपको डेफ बच्चे मिल सकें, अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिल सकें। और प्रयास तो यही रहता है कि सिर्फ नुक्कड़ वो फ्लैग बेरर ना बना रहे, झंडा बरदार मैं ही हूँ, मैं ही डेफ लोगों को रोजगार देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो चाहता है प्रयोग करना सहजता से आ गया, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। नहीं, आपके यहाँ के चाय के बारे में जो चर्चा होती है कि आपके चाय आपने खुद अपने प्रयोग करके जी जी। कई फ्लेवर में तैयार किए, तो ये चाय के फ्लेवर जो हैं आपने इसका कुछ रॉयल्टी या कुछ करा के रखा है, इसका नहीं, पेटेंट ऐसा करा के कुछ रखा है? पेटेंट वगैरह नहीं सर, क्योंकि चाय की रेसिपी मुझे नहीं लगता कि कोई मैंने तो नहीं सोचा कि इनका पेटेंट किया जाए, क्योंकि मैंने इजाद नहीं किया है। अच्छा। ये सिर्फ प्रयोग थे, प्रयोगात्मक रूप से हमने चाय की रेसिपीज तैयार की हुई थी। और नुक्कड़ का मेन्यू बड़ा कंफर्टेबल मेन्यू, हमने उसमें कुछ चाय की वैरायटी, कुछ लाइट फूड इस तरीके से मिक्स करके रखा हुआ है। खुद ही के प्रयोग थे, इसलिए पेटेंट जैसा कुछ नहीं सोचा था। इसका समय रात के खाने वाने का भी आपके यहाँ सुविधा हाँ, मिल जाती है? आपको मान के चलिए सुबह 11 से लेके रात 11 तक हमारे स्टोर्स ओपन रहते हैं, जिसमें आपको होल डे का डाइनिंग मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप सप्लाई? ऑनलाइन भी जी, स्विगी जोमेटो वगैरह पे भी हम लोग उपलब्ध हैं सारे के सारे।
तो अन्य शहरों में भी लोगों से आपके प्रति उत्सुकता आ रही है, जिज्ञासा आ रही है? उत्सुकता ज़रूर है, थोड़ा-सा बस हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे हमको लाइक माइंडेड लोग मिलें, क्योंकि नुक्कड़ मैं जैसे हर बार कहता हूँ कि सिर्फ़ एक बिज़नेस आइडिया नहीं है, कि मात्र बिज़नेस आइडिया था, आपने फ्रैंचाइज़ी फ़ीस चुकाई, मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये एक सोल कन्वर्जन वाली चीज़ है, एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेटिव बात आइडिया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो इसके आइडिया से कनेक्ट करते हैं, जिनको लगता है कि ये सच में करने लायक चीज़ है, वैसे लोग अगर हमको अलग-अलग शहरों में मिलेंगे तो हम खुशी-खुशी उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। नुक्कड़ टी कैफ़े मान लो भारतवर्ष में एक ब्रांड के नाम से चलने लगा, तो आप क्या प्राथमिकता देंगे जो आपसे ब्रांच के रूप में लेना चाहे आपकी शॉप को? तो क्या आप यही कहेंगे कि उस तरह के लोगों को वहाँ रखा जाए काम में? बिल्कुल, वो तो प्राइमरी कंडीशन है, मतलब चलिए, आप अपने कैंपस में स्पेशली एबल कम्युनिटी के लोगों को रखेंगे तभी नुक्कड़ का हिस्सेदारी आप बना ये सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही जी, आपने। जी। इसको व्यवसाय और आर्थिक लाभ का नहीं, ही नहीं, वो उद्देश्य एजेंडा नहीं में नहीं। और दूसरा ये मतलब ऐसा नहीं कि इन बच्चों को रखने से आपकी आर्थिक क्षमता नहीं रहेगी या आप हाँ बिज़नेस नहीं जी। कर पाएँगे। नुक्कड़ अपने आप में प्रूवन एग्ज़ाम्पल है कि कैसे एफिशिएंटली ये बच्चे काम कर रहे इनसे हैं। आत्मिक जुड़ाव कैसे बढ़े? हाँ, आम आदमी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं तो इनकरेज करता हूँ कि सिर्फ़ रेस्टोरेंट कैफ़े में नहीं, आपके कैंपसेज़ में, ऑफ़िसेज़ में, हर उस जगह में जहाँ पे आपको लगता है कि एम्प्लॉयबिलिटी बन सकती है, वहाँ पे इन बच्चों को आपको मौका देना चाहिए। तो आपके सेंटर में जो काम करते हैं सारे ये कर्मचारी, इनके लिए आप अलग से कुछ और प्रोग्राम करते हैं? फिलहाल तो कुछ-कुछ चीज़ें जो हम उनकी स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करते हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। अगर उनमें से कोई बच्चा एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है या हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करना चाहता है, उस पे हमारा दखल जाता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग, चूँकि जब ये बच्चे आते हैं तो एकदम नए बच्चे होते हैं, जी, कहीं जी। कोई जगदलपुर से आया है, कोई आस-पास के उड़ीसा के गाँव से आ गया, तो पहला जॉब है, पहली बार किसी बड़े शहर का एक्सपोज़र मिल रहा है, पहली बार अचानक से इस कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन कर रहे हैं। जी। तो शुरुआत से लेके जो शैडो ट्रेनिंग मिलती है इनको 6 महीने तक की, तो उसमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में काबिल तारीफ़ हो जाता है। और इनके रहने मनोरंजन के लिए भी कुछ अलग वो से? सारा उनका फूड, एकोमोडेशन, मील, ड्रेस वगैरह सारा कुछ हम लोग बेयर करते हैं। बहुत ही तैयारी। अच्छी जानकारी दी प्रियंक जी आपने। थैंक यू, थैंक यू। और आपके प्रयासों को सराहना मिल रही है और पूरे भारतवर्ष में ऐसा नुक्कड़ टी कैफ़े खुले और ऐसे वंचित, असहाय, असहज, अपाहिज लोगों को अवसर मिले। जी, जी। आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। मैं आशा करता हूँ दर्शकों कि प्रियंक जी से बातचीत में आज आपको बड़ी प्रेरणाप्रद बातें मिली होंगी। सचमुच समाज के उन वंचित लोगों के लिए आगे हाथ बढ़ाना बहुत आवश्यक है और एक इंजीनियरिंग के शानदार करियर को छोड़ करके प्रियंक जी ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका भी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।